अच्छा जी, पाकिस्तान में जो बीबी जरदारी साहब हैं वो आज गढ़ी खुदा बख्श के अंदर एक रैली को खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि हम 10 पॉइंट एजेंडा अपना दे रहे हैं और PMLN को बड़ा उन्होंने ललकारा। आज इसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें समझ नहीं आ रही कि लाहौर के अंदर कोई बंदा नहीं है जिसको कि अब आप उसी सेम बंदे को चौथी दफ़ा जो है प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। तो पायान मतलब PPP दे कोल भी थोड़े अलावा कोई बंदा नहीं ये तो बात नहीं है ना। अच्छा जी, चलो जी, बहरहाल उन्होंने कहा जी कि अगर हम जीते तो हम सैलरीज जो है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स जो है वो डबल कर देंगे, जो फ्री सोलर एनर्जी गरीब लोगों को देंगे जो 300 यूनिट्स यूज करते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर ग्रीन एनर्जी पार्क होएगा, एजुकेशन सबको दी जाएगी, फ्री हेल्थ केयर सबको दिया जाएगा, 3 मिलियन होम्स जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनको दिया जाएगा, वेलफेयर स्कीम्स शुरू की जाएंगी और BSIP लाइक प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे इनके लिए, फार्मर्स के लिए एनहांस सपोर्ट दी जाएगी लेबरर्स को थ्रू बेनजीर मजदूर कार्ड, यूथ कार्ड एक शुरू करेंगे फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ मरकज भी एक जो है वो कायम किया जाएगा, भूख मिटाओ प्लान शुरू किया जाएगा और जो है वो कहते हैं जी कि वो लोग जो कि फिर किसी की मदद दे के आना चाहते हैं वो फिर से उनका वही हाल होगा जो कि पहले हुआ था। यानी कि जाहिर है कि PMLN की बात कर रहे थे जिनको आजकल लाडला कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि लाहौर के अंदर में जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उनको मैं फेस करने के लिए तैयार हूं। PMLN के जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने आज बड़ा वेलकम किया है PPP के लीडर फैसल सालेह हयात जिन्होंने कि आज PMLN में इंक्लूजन का जो है वो दिया है का अनाउंसमेंट किया है और शहबाज शरीफ साहब आज झंग में बात कर रहे थे मीडिया से और कुछ दिनों से ये रूमर्स चल रहे थे कि शायद फैसल सालेह हयात साहब PPP को छोड़ देंगे क्योंकि जिस वक्त ये अपने नॉमिनेशन पेपर्स NA 108 और PP 125 से देने के लिए गए थे तो कोई PPP का फ्लैग उनके साथ नहीं था और इनको जो है काफ़ी बड़ी पोजीशंस पे रहे हैं। ये सबसे पहले इलेक्ट हुए थे नेशनल असेंबली के लिए 1988 में, फिर 1990 1993 में PPP के टिकट पे, 2008 में इन्होंने PMLQ के टिकट पे जो है वो इलेक्शंस लड़े थे और ही इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ PPP। तो इनका इसमें आ जाना, शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बहुत बड़ा हमारी पार्टी को बूस्ट मिला है अहेड ऑफ द इलेक्शंस। PTI के जो दो लीडर्स हैं तैमूर खान झगड़ा और शेर अफजल मरवत, उनके बीच में ज़रा अब थोड़ी सी कुछ नोक झोंक हुई है। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने जाके अपने नॉमिनेशन पेपर्स जब डाले हैं NA 32 कॉन्स्टिट्यूंसी से तो उसके ऊपर जो है झगड़ा साहब ने कहा है कि इनको इधर से अपने नॉमिनेशन पेपर्स नहीं देने चाहिए थे, हम सोचते हैं कि ये पेपर्स किसी जो पिशावर का बंदा था उसको ये डालने चाहिए थे। इसके ऊपर बात करते हुए जो अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने कहा जी मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था इलेक्शंस लड़ने का, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शन जो है PTI के फाउंडर यानी कि इमरान खान साहब ने दी है और मैंने ये जो इधर NA 32 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं उनकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर किए हैं, तो इसलिए उसके ऊपर एतराज़ करना किसी का कोई बनता नहीं है। अभी तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने 28,626 नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स के जो हैं रिसीव किए हैं, जिसमें कि कुछ इस वक्त PTI के भी ऑफिशियल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर तो आपको पता ही है कि PTI के ऑफिशियल्स जो हैं वो जो बेसिक जो बड़े उनके जो लीडर्स हैं वो सारे जेलों में हैं, तो अब ज़्यादा तो क्या उनको टिकट्स दिए जाएंगे, लेकिन बहरहाल जब भी जैसे जैसे जिनको रिलीफ मिलेगी तो शायद वो नॉमिनेशंस पेपर अपने सबमिट करेंगे। बहरहाल फिर भी एक डेडलाइन है, उससे पहले करना जरूरी है। आज एक बहुत बड़ी रेवलेशन की है अलीमा खान ने जो कि इमरान खान साहब की बहन है और उन्होंने कहा है जी कि डोनाल्ड लू जो कि अमेरिकन पॉलिटिशियन है उसके खिलाफ UK में और USA के अंदर लीगल प्रोसीडिंग्स चलाई जाएंगी जो उसने कॉन्स्पिरेसी की अगेंस्ट माय ब्रदर इमरान खान। उन्होंने कहा जी कि हम जो है जस्टिस चाहते हैं और लेकिन जो अखबार के सोर्सेज हैं वो कहते हैं जी कि PTI UK और PTI US दोनों ही शायद बाखबर नहीं हैं कि ये जो है करना चाहते हैं। अलीमा खान का कहना था कि इनके बेटे जो हैं वो ये फाइल करेंगे UK और US के अंदर। US के जो आतिफ खान हैं, USA में जो आतिफ खान हैं PTI के कोर कमेटी के मेंबर और इमरान खान साहब के एडवाइजर, उन्होंने ये वेरीफाई की है अलीमा खान की न्यूज़ को और उन्होंने कहा कि यस प्रेपरेशंस आर अंडर वे ताकि ये जो है फाइल किए जा सकें और ये सारी शिकायतें फाइल की जाएंगी UK और US में इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और फेडरल लेवल क्लास एक्शन जो है वो हम देख रहे हैं डोनाल्ड लू के अगेंस्ट। इसके अलावा खतीजा शाह और बाकी के जो US नेशनल्स हैं जिनको के
यहाँ पे डिटेन पाकिस्तान में किया, या जिनकी फैमिलीज हैं जो कि अफेक्टेड यानी कि पार्टीज हैं, इन सब को भी दे हैव बीन आल्सो मेड पार्ट ऑफ दिस केस। सोर्सेज लेकिन कहते हैं जी कि जो इमरान खान साहब के बेटे हैं सुलेमान और कासिम, उनको शायद इन प्लान्स के बारे में अभी तक पता नहीं है, तो शायद पीटीआई की कोर कमेटी ही अभी इसके ऊपर काम कर रही है। और आपको पता ही है कि इनकी जो एक्स वाइफ हैं जमाइमा, वो तो बिल्कुल ही पब्लिक में कमेंट नहीं करती हैं किसी भी किस्म का इमरान खान के जो पॉलिटिकल अफिलिएशन या उनकी बात है उससे। तो अब अभी तक उनके बेटों का भी कॉन्फर्मेशन नहीं आई है और जमाइमा का भी नहीं आया, तो अलीमा खान का इसमें ये कह देना फिर जो है लोगों ने आज क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन हो सकता है थोड़े दिनों में इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली कंडक्ट किया है मल्टी लॉन्च रॉकेट फतह 2 का टेस्ट बड़ा ही सक्सेसफुली। और वो कहते हैं जी कि इट इज इक्विप्ड विद स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड नेविगेशन इसका सिस्टम है, यूनिक फ्लाइट ट्रेजेक्ट्री है, और ये केपेबल है कि बड़े प्रिसीजन के साथ ये टारगेट्स कर सकता है जो दुश्मन का अड्डा हो सकता है 400 किलोमीटर्स तक। ये जो आज का टेस्ट था, इट वॉज विटनेस्ड बाय सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम टायर सर्विसेज, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकर, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ चेयरमैन कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, इन सब ने सारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स को सबको बहुत मुबारकबाद दी है। ये पाकिस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप किया है और ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो है, इसका फर्स्ट जो तजर्बा कंडक्ट किया गया था वो अगस्त 24, 2021 को किया गया था, लेकिन उसके अंदर अभी बहुत सारी जो है वो उसकी दुरुस्ती की जरूरत थी। तो अब उस सब को करके आज इसका फाइनली जो है टेस्ट किया गया है एंड इट हैज बीन टेस्टेड सक्सेसफुली, आईएसपीआर का ये कहना है। द वायर की एक स्टोरी है जी, और इसको लिखा है अपूर्वा आनंद ने, और ये बहुत ही जरा थोड़ी दुख देने वाली स्टोरी हो सकती है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप ज़रूर सुने, लेकिन इसके अंदर जो डिटेल्स हैं शायद आपको रुला सकती हैं। और ये सारा जो आर्टिकल है, आज फिर से एक दफ़ा इसने आज डिस्कशन खोल दी है बाबरी मस्जिद की अयोध्या के अंदर, जिसको कि गिरा के राम मंदिर बनाया गया है उसकी जगह। वायर की ये जो स्टोरी है वो कहते हैं जी कि चूंकि अब राम मंदिर बन गया है उस जगह पे जहाँ पे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करके वो बनाया गया था, तो बहुत सारे लीडर्स को बीजेपी की गवर्नमेंट जो है उसने अब इनवाइट्स भेजे हैं और उनको कहा है कि जनवरी 22, 2024 को इसकी ओपनिंग है, तो आप आना चाहिए। तो अब पता चला है कि जैसे सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस से, और सीताराम येचुरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से, और बहुत सारे लीडर्स जो हैं, ममता बनर्जी, इन सबको बुलाया गया है। बहुत सारे लीडर्स जैसे कि सीताराम येचुरी वगैरह जो हैं, उन्होंने तो यहां पे जाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर और इसको पॉलिटिसाइज करना और पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जो अफसोस की खबर है या जिसके के ऊपर आंखें आज खुली हैं वो ये है कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने आज बताया है कि शायद सोनिया गांधी या के राहुल गांधी या के कांग्रेस का कोई डेलीगेशन जो है ये राम मंदिर की ओपनिंग को अटेंड कर सकता है। अपूर्वा आनंद साहब का कहना है कि अगर ऐसा किया कांग्रेस ने तो ये कांग्रेस के लिए एक सुसाइडल ब्लंडर होएगा, क्योंकि ये सारे का सारा मुद्दा ही जो है बाबरी मस्जिद का, ये इनकी गलतियों की वजह से, कांग्रेस की गलतियों की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा जी पहले तो 1986 में उन्होंने बाबरी मस्जिद के, जिस वक्त कांग्रेस का रूल था हिंदुस्तान में, तो उन्होंने इसके लॉक्स खोल दिए अंडर द सुपरविजन ऑफ इट्स स्टेट गवर्नमेंट इन यूपी। और फिर इन्होंने जो उससे भी पहले ब्लंडर किया था 1949 में, वो इन्होंने इग्नोर किया था ये कि जी इसको जो है पर्सनल कोई मैटर बनाने की जरूरत नहीं थी, ये एक रिलीजन की प्लेस थी, इसको वही रहने दिया जाना चाहिए था, लेकिन इसको वैसे रहना नहीं दिया गया। और इसके अंदर फिर छुप के वही 1949 में जो है बहुत सारे जो देवी और देवताओं के आइडल्स थे वो छुप के एक कोने में मस्जिद के अंदर पहुंचा दिए गए। तो ये बैक टू बैक जो दो कांग्रेस ने ब्लंडर्स किए, इसने इस मुद्दे को बहुत ज्यादा भड़का दिया। बजाय इसके अपूर्वा आनंद साहब कहते हैं कि कोई कांग्रेस रेमेडियल स्टेप्स लेती, उसने उसके बाद जब शोर वोर मचा
तो फिर जी बाबरी मस्जिद को लॉक कर दिया। अब जब लॉक किया तो वो देवी देवताओं के जो आइडल्स थे वो अंदर ही रह गए और मुसलमानों को कहा कि अब तुम इसके अंदर एंटर होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो। 37 ईयर्स लगे इस चीज में खुलने में, बंद करने में और इन सारी चीजों में, लेकिन इसको ढाने में सिर्फ 6 साल लगे, फ्रॉम 1986 टू 1992, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां ये राम मंदिर यहां पे बनाना जाना चाहिए। जिसकी के बाद फिर कुछ जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ के उसके मिनरेट्स भी तोड़े और ये सब कुछ भी किया, एंड इन ब्रॉड डे लाइट जो है ये सारा कुछ किया गया ऑन December 6, 1992। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है अपूर्वा आनंद साहब कहते हैं कि उन्होंने वैसे तो इसको क्राइम कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, और उनका जो बेंच था उसका भी ये जो डायरेक्टिव आया था कि बाबरी मस्जिद हैज बीन स्टैंडिंग फॉर ओवर 500 years and there was no evidence that this was built by demolishing any temple, और मुसलमान इसके अंदर वर्शिप जो है 1949 या मे बी उससे भी पहले से कर रहे थे। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अब एविडेंस मिली है कि आइडल्स को स्मगल करके इसके अंदर डाला गया है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि इसको ढा के राम मंदिर बनाया जाए। अयोध्या का ये जजमेंट था, वो कहते हैं जी कि ये हिंदुस्तान की तारीख में इतना रेयर जजमेंट था कि वो जज जिसने ये डिसीजन दिया था कि मस्जिद को ढा के मंदिर बनाया जाए, उसने कहा जी जजमेंट के ऊपर मेरा नाम ना आए। तो क्योंकि वो समझते हैं कि किसी भी जज का इस तरह के फैसले के ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि ये ठीक नहीं है। तो अपूर्वा आनंद साहब कहते हैं जी कि बजाय इसके कि कांग्रेस अब जो है इसके ऊपर रिपेंट करे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को ही एक नेशनल डे ऑफ कलेक्टिव रिपेंटेंस जो है वो मनाने की जरूरत है, और जो सिन्स इन्होंने क्रिएट किए हैं राम के नाम पे, उनके लिए भी पूरी कौम को और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि राम ये कभी भी नहीं चाहते होंगे कि एक मस्जिद को ढा के उनके नाम का एक मंदिर बनाया जाए। तो आज अपूर्वा आनंद साहब कहते हैं जी कि एक तो कांग्रेस को जाना नहीं चाहिए इसकी ओपनिंग पे, दूसरा कांग्रेस और तमाम पार्टियों को इस ब्लंडर के लिए माफी मांगनी चाहिए। ठीक है पायन, ठीक है, सही हो गया। अच्छा जनाब, आज इंडिया और रशिया के बीच में एक और बहुत बड़ा जो है, एंड दैट इज अ मेजर डील जो कि दोनों के बीच में हुई है, एंड दिस इज चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर जो है उसको खोलने का इरादा किया गया है। ये डील जो है ये रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जे लेवरोव और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब के, उनके साथ हुए हैं, क्योंकि एस जयशंकर साहब 5 दिन के दौरे के ऊपर मॉस्को में पहुंचे हुए हैं। उस पर उन्होंने कहा जी कि हम ना सिर्फ ये कॉरिडोर खोलेंगे जिसको कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी नाम दिया गया है इन नॉर्थ सी रूट, तो उसके ऊपर काम करेंगे, बल्कि हम अपनी ट्रेड भी और बढ़ाएंगे और भी जो है इसमें कार्गो को लाने ले जाने में आसानी होगी। इस कॉरिडोर को बनने के बाद जो कि 7,200 किलोमीटर लॉन्ग होएगा, इसमें फ्रेट ले जाया जा सकेगा बहुत आसानी से अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ईरान और इंडिया में। और सबसे पहले एक लास्ट ईयर एक रशियन कार्गो इंडिया बाउंड जो ट्रेन थी वो चलाई गई थी, जो कि ईरान से होते हुए यहाँ पे पहुंची थी, और ये कवर किया था इसने एरिया 3,800 किलोमीटर्स का फ्रॉम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे पहले कि वो ईरान में पहुंचती ओवरसी ये बनाया गया है सारे का सारा रूट। और ये बेसिकली इंडिया और ईरान और रशिया ने सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ मिलकर इसलिए बनाया है ताकि जो पाकिस्तान के साथ चाइना का सी पैक का प्रोजेक्ट है उसको ज़रा थोड़ा सा दीवार के साथ लगाया जाए। तो बहरहाल जी गुड फॉर देम, अब इनकी जो ट्रेड है और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी पाकिस्तान की, वो कहते हैं जी अब हमें ज़रूरत नहीं है। और जनाब आज के दिन 27 दिसंबर को सल्लू भाई का जी, हमारे सल्लू भाई का टाइगर का आज बर्थडे था, ही टर्न्स 58, और बहुत सारे जो हैं सेलेब्स बॉलीवुड के उन्होंने इनको बहुत सारी बधाइयाँ दी। अजय देवगन ने एक पोस्टर लगाया सन ऑफ सरदार का और इनको कहा हैप्पी बर्थडे टाइगर, और इनको वर्चुअल हग भेजा। काजोल ने भी बड़ी एक प्यारी तस्वीर जो कि जो इनके साथ इन्होंने एक फिल्म में काम किया था कुछ कुछ होता है, उसका एक आइकॉनिक गाना जो है साजन जी घर आए वो पोस्टर लगाया। इसके अलावा रितेश देशमुख ने इनको बधाइयाँ दी। सोनम कपूर ने भी अपना एक स्टिल लगाया प्रेम रतन धन पायो से। नेहा धूपिया
रूपिया और उनके हस्बैंड जो है अंगद बैदी, वो जो एक पार्टी हुई थी लेट नाइट इनकी बर्थडे की, उस पर वो देखेंगे, उनकी इन्होंने तस्वीरें जो हैं की और इनको हैप्पी बर्थडे कहा। और जो सल्लू भाई के बॉडीगार्ड हैं शेरा, उन्होंने तक ने कहा हैप्पी बर्थडे माय मालिक, मे यू हैव मोर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड वेल्थ एंड हेल्थ। और इसके ऊपर जनाब कुछ लोग भड़क गए शाहरुख खान के ऊपर। उन्होंने कहा शाहरुख खान साहब आपने हमारे सल्लू भाई को क्यों नहीं कहा हैप्पी बर्थडे। तो शाहरुख खान साहब ने कहा मैंने उसको विश किया है लेकिन मुझे सोशल मीडिया पे शोर मचाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट्स वेरी पर्सनल। वेरी गुड। हूं आराम है हूं आराम है जी। अच्छा जी। और जनाब इस मौके पे सल्लू भाई के 58 बर्थडे के मौके पे करण जौहर साहब ने कहा है जी कि मैं आने वाले दिनों में शायद एक प्रोजेक्ट जो है सलमान के साथ कर सकता हूं। आपको पता ही है कि करण जौहर की जो डिक्टेटोरियल डेब्यू थी जिसका भी मैंने जिक्र किया कुछ कुछ होता है, उसमें सल्लू भाई ने एक छोटा सा रोल किया था। उसके अंदर शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी थे। यह फिल्म 1998 में आई थी और उसी का जिक्र आज जो है इन्होंने करते हुए कहा कि 25 साल पहले मैं एक पार्टी में बड़ा गुमसुम खड़ा हुआ था, लोग मुझे आके बार बार पूछते थे क्या हुआ, और मैं कह रहा था जी कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं और बहुत से बड़े बड़े स्टार्स को मैं उसमें कह रहा हूं कास्ट हो, तो कोई भी वो छोटा रोल करने को तैयार नहीं है, सारे शाहरुख खान का रोल करना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े स्टार की बहन से मैंने बात की है और अब कल उसको मैं अपना स्क्रिप्ट सुनाने जा रहा हूं, तो मैं प्रे कर रहा हूं कि काश वो मान जाए। वो कहते हैं जी जब नेक्स्ट डे मैं इनसे मिला और मैंने इनको सुनाया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत प्यारा स्क्रिप्ट है और मैं बिल्कुल ये करूंगा। और उससे पहले करण जौहर कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि जैसे मैं सहारा डेजर्ट में खड़ा हुआ हूं एक ऐसे आदमी की तरह जो मरने वाला है और उसको पानी चाहिए। तो मैं जब सल्लू के पास गया तो उसने कहा कि नहीं मेरे वालिद साहब तुम्हारे वालिद को लव करते हैं और मेरी बहन जो है उससे तो मुझे इतना प्यार है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो मुझे मार देगी, तो इसलिए मैं तुम्हें ना नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी ये मूवी करूंगा। तो करण जौहर कहते हैं कि इस तरह से सल्लू भाई को रोप इन किया गया। तो अब वो कहते हैं एक मेजर फिल्म अब मैं सल्लू भाई के साथ बनाऊंगा। और जनाब कॉन मैन सुकेश चंद्रशेखर जो हैं आपको पता ही है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए करोड़ों रुपए की जो उन्होंने की है उसके लिए वो वांटेड हैं। तो उन्होंने आज कहा है कि जैकलिन फर्नांडिस के साथ उनको जोड़ा गया था। तो उन्होंने कहा जी कि जैकलिन फर्नांडिस ने जो जाके अभी दिल्ली में शिकायत की है कि ये मुझे हरास कर रहा है और इंटिमिडेट कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये एक AI जनरेटेड व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि इसको भेजे जा रहे हैं, मैं बन के मैं नहीं हूं। और मैं CBI को कहता हूं कि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन आप बिठाएं। और एक इसके अंदर एक मैसेज था जो कि व्हाट्सएप का जो जैकलिन फर्नांडिस ने CBI को दिखाया था जिसमें उसने कहा था कि जब नेक्स्ट कोर्ट हियरिंग में तुम आओ तो ब्लैक कपड़े पहन के आना, और भी बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि जाहिर है अब हम इधर बता नहीं सकते हैं। तो जैकलिन ने शिकायत की थी इसकी, तो उसने कहा ये सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसे कोई भी गंदे किस्म के मैसेजेस इसको नहीं भेजे हैं। और क्योंकि जैकलिन ने CBI के सामने कहा था कि शी इज अ विक्टिम, शी इज इनोसेंट, शी इज गॉट नथिंग टू डू विद हिम। बहरहाल तस्वीरें तो नहीं बता रही कि शी इज गॉट नथिंग टू डू विद देम। तो उसी के ऊपर बहरहाल जी चंद्रशेखर ने कहा जी कि नहीं इसका और मेरा कुछ तो देना था क्योंकि ये कैटरीना कैफ जितना इंपॉर्टेंट होना चाहती थी और इसने मुझे कहा था कि जो सोशल मीडिया उसमें मेरे भी उतने ही फॉलोअर्स होने चाहिए जितने कैटरीना कैफ के हैं। तो मैंने बहुत सारा करोड़ों रुपया जो है एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी को दिया था ताकि इसके भी फॉलोअर्स खरीदे जा सके। और कहता है मुझे बाद में पता चला कि ये जो सोशल मीडिया कंपनी थी ये इसके बाप की थी। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन माजिद भाई, व्हाट इज दिस है जी। और हमको कोई $1 मिलियन देने को तैयार नहीं है। आई डोंट लाइक दिस। क्या बात, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मोगेम्बो बिल्कुल खुश नहीं हुआ, व्हाट इज दिस है जी। और जनाब पाकिस्तान के जो टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं सलीम सैफुल्लाह साहब, वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि अब हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में टेनिस खेलने के लिए आएगा और ये जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है ये हमको रिज्यूम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है कि जो BJP की गवर्नमेंट है वो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स के साथ कॉन्स्टेंटली मिक्स कर रही है और इसकी जरूरत नहीं है। इससे पहले हुआ यह था कि ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन जो है उसने एक रिट फाइल की थी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के डेविस कप कमेटी को और उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान के अंदर जो डेविस कप टाई होने वाला है ये न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए और पाकिस्तान में ना किया जाए। DDC जो थी उसने इंडिया की ये प्ली रिजेक्ट की थी और उन्होंने कहा था कि नहीं आपको पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा वरना एक हम वॉक ओवर दे देंगे पाकिस्तान को। तो अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो अब वो उसको आना ही पड़ेगा। उसके ऊपर जो है सलीम सैफुल्लाह साहब बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स जो है उनको अलग-अलग रखने की जरूरत है। यहां पे जब इंडियन टीम खेलने के लिए आएगी तो इसमें पाकिस्तानी टीम जो उनका मुकाबला करेगी उसमें होंगे एसामुल हक, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शोएब एंड बरकतुल्लाह।
तो अब इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की टीम जीते, इंशाल्लाह जीतेगी। और जनाब उस्मान ख्वाजा साहब का जो सागा है वो तो चलता ही चला जा रहा है, वो तो ख़त्म नहीं हो रहा है। हमने आपको सारी स्टोरियां बताई थी कि उनको लिखने नहीं दिया जा रहा कुछ भी अपने बूट के ऊपर, जब उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट्स इज़ फॉर एवरीबडी, क्योंकि वो ज़ाहिर है थोड़ा सपोर्ट दिखा रहे थे उनको पैलेस्टाइन को। आईसीसी ने कहा हमारे रूल्स नहीं है। तो आज उन्होंने क्या किया, आज जब सेकंड टेस्ट शुरू हुआ इनका ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान के साथ, तो उन्होंने अपने बूट के ऊपर, जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं, उन्होंने अपनी जो 2 बेटियां हैं आयशा और आयला, उनके नाम जो हैं अपने बूट के ऊपर लिखे हैं। और अब इसके ऊपर तो आईसीसी कोई एतराज जाहिर है कि नहीं कर सकती है, क्योंकि इन्होंने इससे पहले कहा था कि मैं अपने बैट पे और अपने शूज पे ब्लैक डव का स्टिकर लगाना चाहता हूं इन प्रोटेस्ट ऑफ व्हाट इजराइल इज डूइंग फॉर इन गाजा, तो उसकी इजाजत आईसीसी ने नहीं दी थी। निक हॉकली जो हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा साहब जो हैं वो ह्यूमन राइट्स के लिए बड़े पैशनेट हैं, और वो जो अपनी एप्लीकेशन आईसीसी में डाल रहे थे वो नॉन पार्टिजन और नॉन रिलीजियस थी, तो हमने, और ए पॉलिटिकल थी, तो हमने उसको एंडोर्स किया था। लेकिन आईसीसी के अपने रूल्स हैं, आईसीसी ने उसको भी रिजेक्ट किया था। ख्वाजा ने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा था कुछ दिन पहले कि जिस वक्त मैं इनोसेंट बच्चों को गाजा में मरते हुए देखता हूं तो वो मुझे बहुत बुरे तरीके से हिट करते हैं, और मैं इमेजिन करता हूं अपनी बच्चियों को अपने आर्म्स में लिए हुए कि अगर मैं उनकी जगह पे होता तो मैं कैसे फील करता अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता। मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मगर मुझे अफसोस है उन मासूम बच्चों के साथ जो वहां पे हो रहा है। लेकिन आईसीसी ने इनको किसी किस्म का कोई झंडा, कोई चीज लगाने से मना किया था। फर्स्ट टेस्ट में ये काली पट्टी बांध के आए थे, उसके ऊपर भी जो है आईसीसी ने इनको रेप्रिमांड किया था। लेकिन आज जब इन्होंने अपनी बेटियों के नाम जूतों पे लिखे तो आज आईसीसी कुछ भी नहीं कर पाई। नहीं, मगर अभी हुआ नहीं, अभी तो देखा होगा, अभी तो डाइजेस्ट कर रहे होंगे कि ये क्या किया इसने। हाँ, हुण तू अपनी तियां दा नाम क्यों लिखे, फिर अपनी बीवी दा नाम लिख के आ जाएगा। जी, इसमें भी चैन नहीं आ रहा ना, ये भी चैन नहीं कर रहा। अच्छा जी, चलो, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नाम आयशा था ना, ये जूते पे नहीं लिखना चाहिए था। आयला इज ओके, बट आयशा तो आपको पता है ना, जरा थोड़ा सा सीक्रेट नेम है। दिस इज अ नेम, हाँ, जस्ट नेम, बट स्टिल आयशा रज़ी ताला अन्हा के नाम पे नहीं कर रहे। हाँ, ये इसकी बेटी का नाम है। हाँ, बेटी का नाम है, बट स्टिल ये दिस इज माई पर्सनल वो, मुझे लगता है कि जूते पे आयशा नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल उसकी बेटियों के नाम है, उसने लिखे हैं, ठीक है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट लिवरपूल के जो फॉरवर्ड है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह जो है वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में है जो कुछ ये हो रहा है गाजा के अंदर, और उन्होंने कहा जी कि उनको लोगों ने कहा कि आपने क्यों क्रिसमस नहीं मनाई है, तो सलाह साहब ने कहा मैं कैसे क्रिसमस मनाऊंगा, जो कुछ गाजा के अंदर चल रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं ग्रीव कर रहा हूं उन तमाम ग्रीविंग फैमिलीज के लिए हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, स्पेशली जो बच्चे हैं वहां पे, जो कुछ उनके साथ इस ब्रूटल वॉर के अंदर जो हो रहा है, और मिडिल ईस्ट में जो डेथ्स और डिस्ट्रक्शन जो गाजा में फैल रही है। तो ये क्रिसमस जो है मैं बड़े हैवी हार्ट के साथ मना रहा हूं, और मैं उन तमाम लोगों का पेन जो है वो शेयर करता हूं। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत बड़ा मैसेज दिया कि हमको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि गाजा के अंदर जो है क्या हुआ है, हमको हमेशा याद रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि मोहम्मद सलाह बाय ओरिजिन जो है इजिप्शियन है, तो जाहिर है कि वो बड़ा फील करते हैं इसके लिए, तो उन्होंने भी आज ये मैसेज दिया है जनाब। तो ऐसे है।